रैम में डेटा कैसे होता है, कैसे यूज होता है, राइट। इसी चीज को हम लोग अगर सी में समझे, सी में क्या होता है, मेन फंक्शन स्टार्टिंग शो करता है, इसमें हम लोग वेरिएबल देते हैं इंट आई इक्वल्स टू 03, है ना, सम प्लस इक्वल्स टू नो सम इक्वल्स टू आई, इसको बैठा देते हैं फिलहाल के लिए, सम इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन 03 प्लस 05, राइट। और हम लोग बोल देते हैं क्या कि मेमोरी में लोकेशन जो होगी 01, सो लेट्स से मेमोरी एड्रेस ऑफ 01 इक्वल्स टू सम, ये वही काम करेगा जब भी कंपाइल होगा 03 5 को ऐड करेगा और सम को मेमोरी की 01 एड्रेस पे सेव कर देगा, राइट। ये हो गया मेन प्रोग्राम, सी में हो गई ये चीज। ये भी रोम में, ये कंपाइल जब होगा, कंपाइल होगी वही बाइट्स बनेगी जो मैंने दिखाई थी रोम में, रोम में। और ये कर क्या रहा है, ये सम को रैम में रैम की 01 एड्रेस पे सेव कर देगा, राइट। बट जैसे लाइट चल जाएगी तो रैम में लोकेशन गायब होने वाली, बट ये अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं कि सेम चीज डायरेक्ट आप रोम में, मतलब डायरेक्ट आप बाइट बाय बाइट ऑपकोड कैसे लिखते हैं, असेंबली में कैसे लिखते, सिमिलर चीज को आप सी में कैसे लिखते, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ कौन, तो फिर एक मिनट रुकिए, ये डेटा पार्ट वाली शीट क्या होती है, अपन समझते हैं रैम में वेरिएबल। अभी अपन ने क्या समझा था कि इंट आई इक्वल्स टू, जैसे मैंने 5 लिखा, इंट जे इक्वल्स टू 3 लिखता हूं मैं, अब लिखूंगा मैं सम इक्वल्स टू आई प्लस जे, और इसको वही फॉर्मेट फिर से कि मेमोरी की 01 लोकेशन में सम को स्टोर करना, राइट। पिछली बार तो हार्ड कोडेड थे, अभी वेरिएबल है। तो जब ये कोड कंपाइल होगा, है ना, अगर ये असेंबली में हम लोग लिखते तो ये आई और जे की लोकेशन हमको डिसाइड करनी पड़ती। असेंबली में फिर हम लोग क्या लिखते कि स्टोर, हमको लोकेशन पता होनी चाहिए कि रैम में कहाँ करना है, ठीक है। सो रैम में जैसे अब मेरे को पता है कि 01 वाली लोकेशन पे मुझे स्टोर करना है, मैं वो कुछ और लोकेशन चूज करनी पड़ेगी, 0203, तो मैं चूज करता उल्टी साइड से स्टार्ट करूंगा। ए में मैंने स्टोर करा क्या 5, ठीक है, स्टोर 09, इसमें मैंने स्टोर करा क्या #3, मैं लिखूंगा ऐड 0a,09, रैम की इस लोकेशंस को ऐड करना है, ठीक है। क्या होता है, जैसे ऑपकोड तुमको लग रहा होगा कि यार ऐड ये तो 0 और 09 को ऐड कर देगा, राइट, वो एड्रेस तो वो 9 और 10 19 हो जाएगा। बट क्या होता है, ऐड के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने एक ऑपकोड दिखाया था ऐड का, जो कि क्या करता है, जो डायरेक्ट वैल्यूज थी उनको सम अप करता है। ऑपकोड अपन क्या चूज किया था 02, राइट। मैं एक और ऑपकोड ले लूंगा ऐड के लिए 03, जो कि रैम की 2 लोकेशंस को ऐड करता है, ठीक है। इसमें रैम लोकेशन आएंगे 03। तो जब ये असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर असेंबल करेगा तो प्रीवियसली वो क्या यूज करता है 02 05 03, राइट। अब उसकी जगह पे वो ये वाली कमांड आएगी, ये वाली कंपाइल वाली आई प्लस जे, तो इसकी जगह पर क्या आएगा 03 0a 09, और इसका काम ये रहेगा इस लोकेशन से वेरिएबल उठाना है रैम से और इनको फिर उसमें सम अप करके एक्यूमुलेटर में डालना है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि ऐड 0 या 09 को कर देगा, मल्टीपल वो होते हैं, या तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं कि ऐड आर बोल देते हैं, ऐसे कुछ नाम चेंज करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सेम नाम से मैंने जो असेंबली लैंग्वेज बनाई मेरी, उसमें मैंने बोला कि तुम तो बस ऐड लिख दो, तुम जो यहाँ दोगे ना चीजें वेरिएबल, अगर तुम हैश से स्पेसिफाई करोगे तो वो नंबर को स्पेसिफाई करेंगे, अगर तुमने हैश नहीं लिखा तो ये रैम में एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में भी एक छोटा सा स्टोरेज होता है, रजिस्टर्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स होते हैं R0 से लेकर R समथिंग पर, जहां तक कि उसकी कैपेसिटी होगी। सो एक ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐड R1 R3 लिखूं,
सो अगर मैं R1 R3 को यूज कर रहा हूँ ऐड के साथ में तो वो रजिस्टर्स में से R1 और R2 उठाएगा, ठीक है। अगर मैंने डायरेक्ट लोकेशन दे दी तो वो रैम से उठाएगा। अगर मैंने हैश के साथ लिखा है वो उससे direct हैश number 5, हैश 3 तो वो डायरेक्ट नंबर्स है, नंबर्स। ठीक है। और ऐसा एक्चुअल होता है ना, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वास्तविकता से पूरा संबंध है। सो 0809 लिखा मैंने, तो ये सम में डाल देगा एंड देन अगेन वही मैं मूव ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा कि AL से मूव करके 01 में डाल दो, दैट्स इट। ये वाला कोड कंपाइल होगा, ऐसा बनेगा। ये वेरिएबल्स स्टोर हुए कहां हुए, रैम में हुए, ठीक है। अभी सिर्फ ये अजम्पशन चल रहा हूं मैं, है ना। अगर मैं असेंबली में लिखता तो मैं इस तरीके से इनको स्टोर करता रैम के अंदर, ठीक है। बट क्या होता है कि रैम में मैं वो वेरिएबल रखना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन करे, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। मेरे पास तो मेमोरी सिर्फ 0 से लेकर 0 तक ही है, बहुत लिमिटेड है। तो मैं चाहूंगा कि ये जितनी बचा सकूं मैं उतनी बचाऊं। अच्छा, तो मैं ये लोकेशन 0809 के बजाय ये जो R वाले जो रहते हैं ना, इन पे ऑपरेशन फास्ट परफॉर्म होते हैं, सो मैं R0 और R1 को यूज करूंगा और मेमोरी में सिर्फ स्टोर करके रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जब मैं और टास्क परफॉर्म करूंगा तो मेरे को इस सम वेरिएबल की और जरूरत पड़ने वाली है, जितना बड़ा मैं ये कोड लिखते जाऊंगा। लाइक मैंने I J K L G यूज कर लिया, यहाँ से रोम क्यों हटाया तुमने? हां, रोम क्यों हटाया? रोम कहां हटाया? नहीं मतलब ये सब ऑपरेशन रैम में ही हो रहे हैं ना? हाँ, सब कुछ रैम में हो रहा है पहले। सब कुछ ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर के अंदर हो रहा है। हाँ, रैम सिर्फ वेरिएबल स्टोर करने का काम होती है। रोम में तो ये कोड जा रहा है बस। रोम में ही कोड जा रहा है। हाँ, कंपाइल होने के बाद ओके, कंपाइल कोड जाता है। ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर उसको फेच कर करके परफॉर्म कर रहा है। हाँ, ये चीज मैं इसलिए दिखा रहा था सर, यही तो दिखाया था मैंने कि ये कंपाइल होकर कैसा बनता है। हाँ, ये कंपाइल होकर कैसा बनेगा, वही वो 02 03 जो भी हाँ, होगा, हाँ। राइट। स्टोर का भी कुछ एक ऑपकोड होगा, उस हिसाब से स्टोर करेगा, ठीक है। प्रोग्राम का होता है रोम में, प्रोग्राम रोम में होता है, उसके वेरिएबल्स रैम में होते हैं। ठीक है। लेकिन अब जैसे आई की वैल्यू 5 आनी है, 5 कहाँ से आ रही है? 5 ये रोम से ही आई है। रोम से आ रही है, क्योंकि हाँ। रोम में ऑपकोड के साथ ऑपरेशन हाँ। वेरिएबल गए हैं, दैट्स व्हाई। सो जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू होती है हाँ, वो रोम से आती है। रोम में होती है, राइट। क्या होता है कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। ये वेरिएबल्स थे जो हमने R0 R1 में स्टोर करे, हाँ। राइट, क्योंकि मेन फंक्शन में यूज हो रहे थे। हाँ, बट अब जो सम है वो एक फंक्शन को कॉल करता है विच इज सम, ठीक है। और सम जो फंक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर ये क्या करता है, सम इक्वल्स टू I प्लस जे और रिटर्न करता है सम को। शाम को, ठीक है। अब I और J यहाँ पर थे, मान लो पहले की हाँ, उसमें I और J थे, हाँ, और वाट इनका स्कोप कहाँ तक है, इससे लेके यहाँ तक, इस ब्रैकेट के अंदर अंदर। हाँ, हाँ। तो I और J इसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं। राइट। तो जब ये परफॉर्म करने जाएगा I और J इसको मिलेंगे ही, मिलेंगे। क्योंकि पता ही नहीं इसको कहाँ से जाना है। हाँ, दैट्स व्हाई I और J इसको पता चल जाए, इसलिए इनको ग्लोबल में डालना पड़ेगा, राइट। ठीक है। तो यहाँ लूंगा मैं int I इक्वल्स टू 5 और int J इक्वल्स टू 3, ठीक है। ठीक है। अभी अपन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इनको इनिशियलाइज करते हैं हम लोग 0 से, या एट ऑल इनिशियलाइज ही नहीं करते, ठीक है। बस सिर्फ I और J बता दिया कि ये ग्लोबल रहेंगे, हाँ। सबको पता रहेंगे। हाँ। और यहाँ मैं लिख दूंगा I इक्वल्स टू 5 I इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम लोड होगा, अब ये जो कंपाइल होता है ना, तो कंपाइलर को समझना पड़ता है कि क्या करना है उसको I और J के साथ। I और J ग्लोबल वेरिएबल है, इनका लाइफ टाइम क्या है, जब तक प्रोसेसर स्टार्ट होगा प्रोसेसर बंद नहीं होता तब तक ये रहेंगे। अगर उसमें रजिस्टर्स में रखेंगे तो रजिस्टर्स को एक टाइम के बाद वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज करता है वो, ठीक है। तो इन वेरिएबल को कहाँ स्टोर करेगा, रैम में। सो रैम में मान लो उसमें अब कंपाइलर है, कंपाइलर थोड़ी ना सीक्वेंस क्या यूज करना है, तो कंपाइलर जो बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस यूज करेगा, सपोज दैट कि उसने सीक्वेंस यूज करके 0 से उठाना स्टार्ट होगा। तो जो पहला वेरिएबल है
उसको लोकेशन दे देगा वो 0 0 0 0 j को दे देगा 0 इस तरीके से जो जो ग्लोबल वेरिएबल आते जाएंगे उनको एक एक लोकेशन देते जाएंगे। ओके ठीक है। राइट, सो स्टैक बना लिया उसने। यस, सो ये जो लोकेशंस होती है, जो फिक्स्ड होती है, जो यूज हो जाती है, दिस इज स्टैक काइंड ऑफ, है ना। अभी और समझेंगे उसको अपन, मैं इसको और स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। अभी तो स्टैक बोल रहा है उसको, बट से लेट्स कॉल इट वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स, ठीक है। इतनी लोकेशन उसने वेरिएबल्स स्टोर करे, क्योंकि उसको ग्लोबल वेरिएबल सारे पता है, तो हाँ। कंपाइल टाइम में डिसाइड होगा कि कितने वेरिएबल्स होने वाले हैं। हाँ। अब बात आती है डायनामिक वेरिएबल्स की। हाउ डायनामिक वेरिएबल्स बिहेव। ये क्या स्टडी वेरिएबल? हाँ, ये ग्लोबल डिफाइन वेरिएबल, ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल डिफाइंड है, वेरिएबल नहीं चेंज होगी, बट वो रैम के अंदर या वेरिएबल की लोकेशन डिफाइंड है सबकी, वो चेंज हो सकती है। राइट राइट। अब हम आते हैं डायनामिक वेरिएबल्स पे थोड़े से, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। नहीं Defined वेरिएबल भी चेंज हो सकती है, नो सॉरी, डायनामिक भी होते हैं, ग्लोबल की जगह पर स्कोप्ड वेरिएबल आते हैं। स्कोप वेरिएबल। हाँ, सो लेट्स से मैंने यहाँ पर int i और int j डिफाइन किया, ठीक है। हाँ। i और k बोल देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। i और k यहाँ पर डिफाइन करा, अब मैं इनको पास भी तो कर सकता था पैरामीटर में, राइट। सो मैंने यहाँ पे i और k पास करे और इसने भी i और k एक्सेप्ट कर लिए, हाँ। राइट। ये भले ही किसी भी नाम से लिखे, ये इसका नाम चाहे a, b दे दे, हाँ। इसके पास तो i और k I की और K लोकेशन के format चाहिए, चाहिए। और ये जो है ये लोकेशन यूज करेगा i और k की, क्योंकि यहाँ से लोकेशन आई है, तो इस लोकेशन को सम करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल का नाम क्या ले रहा हूँ मैं, बस हाँ यहाँ पे भी सेम वेरिएबल नेम यूज करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। सो सम ऑफ i और k, तो i और k जो थे 5 और 3 थे, ये जब इसने इसको i और k को वैल्यू असाइन करी, है ना, तो इसने कहाँ असाइन करी, ये धीरे धीरे अपन समझेंगे, बहुत सारी चीजें चेंज होती है, बहुत डायनामिज्म है उसमें। सो लेट्स से इसने i और k जो है r0 और r1 दिए थे, ठीक है। अब r0 r1 इसने यूज करे थे, अगर ये फंक्शन भी a और b के लिए r0 r1 यूज कर लेगा, तो जब ये फंक्शन रिटर्न होके जब वापस जाएगा, तो r0 और r1 तो ये भी चेंज कर सकता था या चेंज हो चुके होंगे, राइट। तो सेम वेरिएबल यूज नहीं होते, जब किसी फंक्शन में जब वेरिएबल पास होते हैं ना, तो इनको r0 r1 ऐसे करके पास किया जाता है इनकी लोकेशंस को, ताकि ये फंक्शन के पास जब आते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर को पता है कि फर्स्ट वेरिएबल r0 है, सेकंड वेरिएबल r1 है, जब इसको कंपाइल करता है सम को, तो ये इसका बनता है जो ऑपकोड है इसका, जो भी सम r0, r1, क्योंकि a और b फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, अगर थर्ड वेरिएबल होता तो उसको ऑटोमेटिक असाइन होता r2, सीक्वेंशियली असाइन होते जाते हैं, राइट। तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि पैरामीटर में पास होते हैं, राइट। लेकिन ये i और k जो यहाँ पर हैं, एक बार का तो सम हो गया, लेकिन इसके बाद फिर से इसको करना है कि सम 1 इक्वल्स टू i प्लस 1 और सम 2 इक्वल्स टू k प्लस 3, राइट। तो अगर इसको r1 और r0 और r1 में डाल देता वो, और यहाँ से पास करता r0 r1, यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन करके पास करता हूँ मैं, i प्लस 1 और k प्लस 2 पास करता हूँ मैं, तो ये r0 और r1 में जाते हैं वैल्यूज, तो मॉडिफाई हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू i और k की वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी होगी, जबकि मॉडिफाई नहीं होना था, वो तो सिर्फ इस फंक्शन के लिए मॉडिफाई करना था। तो i और k स्टोर होते हैं यहाँ पर, जो जैसे मान लो ये लोकेशन जो थी ना, ये 0 0 से लेके 2a तक की लोकेशन थी, 2f तक की, फिर 3 0 से लेकर जो बचा हुआ प्लेस है, वहां पर इस टाइप के वेरिएबल जो किसी एक फंक्शन में होते हैं वो यूज होते हैं। लेट्स से 3 0 से लेके 35 तक। सो ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये डायनामिकली कंपाइलर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यूज करना स्टार्ट करता है। ग्लोबल वेरिएबल्स को पहले से कंपाइल टाइम में पता होते हैं। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो वो पर्टिकुलरली फंक्शंस के लिए डिजिग्नेट करता है, ठीक है, जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, बाद में कुछ हो सकता है उनके साथ, तो उनको फर्स्ट इनिशियल वैल्यू तो उसको कहीं तो सेव करनी पड़ेगी। वो वेरिएबल्स होती है। नहीं नीचे करेगा 30 35, ये स्कोप्ड वेरिएबल्स। यदि ग्लोबल होते तो उनको ऊपर सेव करते। ग्लोबल होते तो यहाँ से होते हैं, ये स्कोप्ड वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो स्टैक होता है, स्टैक हमेशा इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, रिवर्स डायरेक्शन में।
नीचे से ऊपर। हाँ, स्टैक हमेशा उल्टा चलता है, बड़ी बात है। क्योंकि उसको पता नहीं कहाँ कितनी जगह खाली है, तो पता नहीं क्यों करता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो जो पहले जाएगा वो नीचे ही जाएगा ना, मतलब अगर अपन कोई सामान भी रखेंगे तो अपन स्टेक ऐसे बनाएंगे ना। डायग्रामेटिकली अगर देखें तो वो ऐसे ही सही लग रहा है कि पहले नीचे जाएगी सबसे पहले कोई चीज। पता नहीं, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके। एक्चुअली होता ये है, स्टैक वाला जो एरिया रहता है ना, उसमें दो चीज़ें चलती हैं। स्टैक ओवरफ्लो क्यों होता है, कब होता है? ये तो फिक्स्ड वेरिएबल का स्कोप हो गया था। ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, ये वेरिएबल्स इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं, और जैसे जब ये सम फंक्शन मैंने कॉल किया, तो ये फंक्शन जब रिटर्न करता है, उसको पता होना चाहिए कहाँ जाना है। तो ये जो लोकेशन रहती है, इस लोकेशन को सेव यहाँ पर करते जाते हैं। एक एक जैसे जैसे फंक्शन कॉल करते जाएंगे, ये लोकेशन यहाँ पे स्टोर होती जाएगी, कौन सा फंक्शन कब कॉल करना और वापस आके कौन सा वेरिएबल उठाना है। तो ये दोनों साइड वेरिएबल्स इस डायरेक्शन में, लोकेशंस इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करती है। वही तो ये स्टैक पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते रहता है उसके अंदर। पुश एंड पॉप, हम्म, वो माइक्रोकंट्रोलर आर्किटेक्चर पे आ जाता है। आर्किटेक्चर पे जाता है। बस वो मैं तो सिर्फ उसके बाद आता है कि मेरे समझने का ये मतलब है कि जैसे मेमोरी लीकेज और इसकी प्रॉब्लम नहीं की, जैसे तू बोलता ना कई बार कि उसको ग्लोबल क्यों डिफाइन करके रखा हुआ है, ये क्यों, तो ये तो बस इतना ही समझ में है। एक चीज ये समझ में आ गई ना, वेरिएबल्स कैसे क्या चलते हैं। कंपाइलर कैसे क्या सोचता है, कंपाइलर कैसे सोचता है चीजों को। पैरामीटर्स को R0 R1 के फॉर्मेट में, ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ये स्टैक्स में से यूज करना स्टार्ट करता है। बात आती है हीप की। वेरिएबल्स और ये स्टैक उसको पहले से पता होता है कि उसको टोटल मिला के एक बार में कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है मैक्सिमम, प्रोग्राम में approximate लिख देते हैं। प्लस और हम लोग भी डिसाइड कर सकते हैं हमको स्टैक कितना बड़ा रखना है। अच्छा। फिर बचा हुआ जो जगह है वो तो खाली पड़ी है, उसका क्या यूज? वो होते हैं डायनामिक वेरिएबल, जो कंपाइल टाइम में कंपाइलर को नहीं पता है कि कौन सा वेरिएबल कितनी लेंथ का आने वाला है। जैसे लेट से कोई फंक्शन चल रहा है, उसने इंटरनेट से कनेक्टिविटी ली टीसीपी सॉकेट से, सॉकेट ने बोला कि भाई 50 बाइट का डेटा भेजने वाला हूं मैं, स्टोर कर लेना। ठीक है, अपन ही कोड में लिख के रखा है जो भी लेंथ है उस लेंथ को स्टोर करना है। अभी 50 कहाँ स्टोर करेंगे, जगह नहीं है, वो फिक्स्ड है। तो ये 50 डायनामिक हीप में जाते हैं। अलोकेशन होता है कि ये मैंने 50 बाइट अलोकेट करे इसके लिए। फिर कोई दूसरा वेरिएबल आया, मैंने बोला 100 बाइट और अलोकेट करे। फिर जब इसको फ्री कर दूंगा तो ये 50 बाइट वापस फ्री हो जाएंगे, 100 बाइट फ्री हो जाएंगे। ये कह सकते हैं कि रिजर्व करने के लिए ये यूज होता रहता है, डिलीट होता रहता है, यूज होता रहता है, डिलीट होता रहता है। ये फिक्स्ड रहता है, ये कभी चेंज नहीं होते क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स फंक्शन के स्कोप के हिसाब से यूज होते हैं, डिलीट होते हैं। ठीक है, ऐसा चलते रहता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हीप का साइज अनलिमिटेड होता है क्या? नहीं, लिमिटेड है। जैसे ही आप एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने 50 एलोकेट करा, 100 करा, 20 करा, 50 करा, फुल हो गए, तुमको एरर आ जाएगी, मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड। heap is like OYO rooms and variables like home। करना पड़ेगा उसके बाद, डीएलोकेट करना पड़ेगा। भाई 100 फ्री कर दिया, 50 फ्री कर ये दिया। बोल रहा हूँ heap is like OYO room and variables like our home। हाँ। हमेशा जगह तुम्हारे पास। स्टैक ओवरफ्लो भी होता है कई बार। स्टैक ओवरफ्लो क्यों होता है? स्टैक के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस असाइन करके रखी हमने, लेकिन मैंने सम कॉल करा, सम के अंदर सम को कॉल कर दिया, फिर से सम कॉमा 5 करके सम को कॉल करते रहेगा। जब जब सम को कॉल करेगा तब तक ये स्टैक में जो वेरिएबल्स हैं इसके ए और बी वो असाइन होते जाएंगे, असाइन होते जाएंगे, असाइन होते जाएंगे और धीरे धीरे पे फुल हो जाएगा। अगर ये कभी कोई वो सांप स्नैक वाला गेम खेला ना, तो ये सांप ऐसा बढ़ते रहता बढ़ते रहता बढ़ते रहता, और जैसे ही ये सांप इसको टच करेगा, स्टैक ओवरफ्लो, गेम ओवर। एरर। स्टैक खाली करो। क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर को पता है कि तुम वेरिएबल वाले जोन में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। दैट्स व्हाई स्टैक ओवरफ्लो हैपेंस जब आप रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हो और बहुत ज्यादा रिकर्सिव फंक्शन यूज कर लेते हो बिना लिमिट के। अगर आपने कर दिया तो कोई सा भी इनफाइनाइट रिकर्सिव लूप लिख के देख लेना, स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगा। मेनली ये आता है अपने while loop में। हाँ, या तो व्हाइल लूप हम्म। कंटीन्यूअसली तुम वेरिएबल असाइन करते जा रहे हो, वो आ जाएगा। बट व्हाइल लूप से ज्यादा चांसेस, सबसे ज्यादा चांसेस होता है रिकर्शन। जहां हमने रिकर्शन में मिस्टेक करी, स्टैक ओवरफ्लो। ये दो तो एकदम समझ में आ गए।